नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा कार्यक्रम तय हो गया है। पीएम 6 मार्च को एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी जनपद के दौरे पर रहेंगे, जहां वे पहले मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखवा में दर्शन और पूजा करेंगे। फिर हर्षिल में सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे। यह दौरा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकता है। बता दें, तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मुखवा व्यू पॉइंट से ही हिमालय के दर्शन करेंगे। इसके बाद हर्षिल पहुंचकर विंटर टूरिज्म पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जहां बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम भाग में हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे, तो वहीं प्रदेश भर से विभिन्न संगठनों के लोग ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इकट्ठा होकर कई मुद्दों को लेकर अपना विरोध करेंगे। बता दें, मंत्री प्रेमचंद का सत्र के दौरान दिया गया बयान मूल निवास और भू कानून में संशोधन सहित कई मांगों को लेकर उत्तराखंडी मूल के लोग गैरसैंण में इकट्ठा होने जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहेंगे। प्रमुख मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर है, जिस पर गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने भी प्रदेश की जनता को एकजुट होकर गैरसैंण में अपना विरोध जताने का आह्वान किया है। ऐसे में प्रशासन के लिए भी यह प्रदर्शन एक चुनौती से कम नहीं है। बीजेपी की माने तो पूरा प्रकरण प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में है। प्रदेश की बेहतरीन और भलाई के लिए जो भी निर्णय होगा वह कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगा और इस पर मंथन चल भी रहा है। ऐसे में प्रदेशवासी निश्चिंत रहें, सरकार और संगठन ने इसे प्राथमिकता से लिया है। इन सब चीजों में उन्होंने माफी भी मांगी है और ये सब हमारे प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में भी है, केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में भी है। जो भी निर्णय लेंगे निश्चित रूप से उत्तराखंड के जनमानस की भलाई के लिए, उत्तराखंड के जनमानस की को समझते हुए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने उचित निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय लिया है। मैं यही कह सकता हूँ कि इन सब चीजों को लेकर के जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, ये सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर देख रहा है। आने वाले समय में बेहतर और उचित निर्णय है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धामी सरकार की एक और बड़ी सौगात, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी हवाई यात्रा की सुविधा। तो धामी सरकार की एक और बड़ी सौगात देखने को मिली है, जहां पर सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी और ए और बी ग्रेड के कर्मचारियों को ये सुविधा मिलेगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किए हैं। 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक यह योजना प्रभावी रहेगी। तो धामी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा मिलेगी, ए और बी ग्रेड के कर्मचारियों को यह योजना मिलेगी। तो वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किए हैं। ए और बी ग्रेड कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। तो धामी सरकार की एक और बड़ी सौगात यहां पर देखने को मिली है। सरकारी कर्मचारियों को हवाई यात्रा मिलेगी, ए और बी ग्रेड के कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें, 2 दिन पहले धामी कैबिनेट की बैठक भी हुई थी। बैठक में कुछ फैसले लिए गए थे। उसके बाद लगातार धामी सरकार बड़े फैसले लेने से लगे हुए हैं और अब जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी यहां पर एक बड़ी सौगात दी गई है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, ए और बी ग्रेड के कर्मचारी, उनको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। हवाई यात्रा की सुविधा इन कर्मचारियों को अब मिलेगी। वहीं ए और बी ग्रेड के कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने एक और बड़ी सौगात दी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, क्या कुछ सौगात यहां पर सीएम धामी ने दी है जो सरकारी कर्मचारी है अब वो भी हवाई यात्रा का जो लुत्फ है वो उठा सकेंगे? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से ये एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनको दी गई है, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से कहा गया है कि जो शासकीय कार्यों के लिए अधिकारी इधर उधर जाते हैं उनको अभी तक हवाई सेवाओं का मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन अब उनको हवाई सेवा का मौका मिल पाएगा और शासकीय कार्यों के लिए वो कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि हवाई सेवा कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर अधिकारियों के अंदर है। अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी लगातार अधिकारियों के लिए कार्य करते हैं, अधिकारियों को इस तरह की सौगात देते हैं, उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का धन्यवाद भी किया है। और अधिकारियों का मानना है कि हमेशा लगता था कि जो शासकीय कार्य के कारण कहीं ना कहीं उनको दूर दूर जाना पड़ता था और यदि वो मोटर मार्ग से जाते थे तो काफी समय लग जाता था, जिससे कहीं ना कहीं जो शासकीय कार्य है वो बाधित होते थे। लेकिन अब जिस तरीके से हवाई सेवा का मौका उनको मिलेगा तो उससे कहीं ना कहीं जो उनका समय है वो समय बचेगा और सरकारी कार्यों में भी बाधा नहीं पहुंचेगी। जी धनराज, अगर ये जो ए और बी ग्रेड के कर्मचारी हैं अगर वो किसी सरकारी काम से बाहर जाते हैं तो ही ये हवाई यात्रा की जो सुविधा है वो मिलेगी, या फिर अगर वो फैमिली के साथ भी कहीं जाते हैं तो भी ये सुविधा मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सौगात दी है वो सिर्फ शासकीय कार्यों के लिए ही कहीं ना कहीं ये अनुमति दी गई है, क्योंकि यदि फैमिली के लिए देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात इसमें उसके सामने आ सकती है, विपक्ष भी इसका विरोध कर सकता है। लेकिन शासकीय कार्यों के लिए ये अनुमति दी गई है और लगातार आप देखिएगा कि अब जो है अधिकारियों को जो शासकीय कार्यों से बाहर जाना पड़ता था और उसमें काफी समय लगता था उनको मोटर मार्ग से जाने के लिए, वो समय अधिक नहीं लगेगा और शासकीय कार्य बाधित भी नहीं होंगे और इससे कहीं ना कहीं जल्दी शासकीय कार्य निपट पाएंगे और शासकीय कार्य के लिए ही सिर्फ ये अनुमति दी गई है। बिल्कुल धनराज, क्योंकि समय की भी बचत यहाँ पर होगी और फिलहाल जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए धामी सरकार और क्या कुछ सुविधाएं हैं जो प्रदान कर सकती है इसके अलावा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सिर्फ अधिकारियों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक वर्ग के लिए कहीं ना कहीं सौगातें देते रहते हैं और मैं देखिएगा कि अब अधिकारियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। और मैं यदि आगे की बात करूँ तमाम तरह की योजनाएं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी चलाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, सरकारी अधिकारियों के लिए हो या फिर आम जनमानस के लिए हो, तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस तरह की योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड के अंदर लाते हैं और कई सौगातें उत्तराखंड के अंदर चला चुके हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि ये अभी सरकारी अधिकारियों को जो सौगात दी गई है इससे कहने के सरकारी अधिकारियों का जो मनोबल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो समय लगता था वो समय नहीं लग पाएगा और जल्दी ही उनका कार्य शासकीय कार्य जो होते हैं वो जल्द निपट पाएंगे। ठीक बिल्कुल नराज, क्योंकि अभी उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल खेलों का भी समापन हुआ है और सफल समापन वो हुआ है, उसके बाद से लगातार सीएम धामी जो योजनाएं हैं उनको लेकर भी काफी ज्यादा निरीक्षण करते रहते हैं और 2 दिन पहले जो कैबिनेट बैठक हुई उसके बाद से भी कई तरीके की योजनाएं अब सीएम धामी की तरफ से शुरू की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड को इस बार राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी करने का मौका मिला था तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ और सफलतापूर्वक समापन हुआ है। और मैं देखिएगा कि अभी कैबिनेट बैठक हुई, बजट सत्र उत्तराखंड के अंदर हुआ और उसमें कई योजनाएं उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनके लिए निकाली गई है, कई महिलाओं के लिए भी योजनाएं निकाली गई है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि तमाम जो योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड के अंदर लाते हैं उनका लक्ष्य रहता है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिले और उसके लिए लगातार प्रचार प्रसार भी किया जाता है। उसके साथ ही आप देखिएगा कि अधिकारी भी कहीं ना कहीं लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए इस तरह की योजना आई है, वो इसका लाभ किस तरीके से उठा सकते हैं। और मैं देखिए कि अधिकारियों की एक जिम्मेदारी भी होती है कि जो उनकी जो जिम्मेदारी होती है उससे 2-4 होना पड़ता है, लेकिन अब जिससे ही सौगातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके कार्य भी आसान होंगे और उनका जो समय अधिक लगता था वो भी कहीं ना कहीं कम लगेगा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो अधिकारी है वो भी बढ़ चढ़कर कार्य करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जब सुविधाएं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनका भी मनोबल बढ़ता है और वो आगे बढ़कर काम करते हैं। बिल्कुल नराज, फिलहाल जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी गई है कब से ये शुरू हो जाएगी?
जी बिल्कुल, देखिए जो अभी सुविधाओं के लिए बात की गई है, इस सुविधा के लिए पूरा एक खाका बनाया जाएगा, पूरा प्लान बनाया जाएगा, उसका बजट का प्रावधान रखा जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ये इस बार की जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें कहीं ना कहीं इसको मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को ये पूरा सेवाएं हैं वो कहीं ना कहीं मिलनी शुरू हो जाएंगी और इसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों को जो कहा जाए जो हवाई सेवा का लुत्फ है वो भी उठाने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही जो सरकारी कार्य है वो भी कहीं ना कहीं जल्द करने का मौका मिलेगा। ठीक है धनराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चारधाम यात्रा और होली का त्योहार नजदीक आते ही जहां एक और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं तो वहीं अब खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज हरिद्वार बस स्टैंड से हर की पेड़ी तक अभियान चलाकर होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और खाने पीने के सामान की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा कई दुकानों के चालान भी काटे गए और कई दुकानों से सैंपलिंग के साथ साथ फूड लाइसेंस की जांच भी की गई। बता दें कि हरिद्वार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा अभियान चलाकर बस स्टैंड से हर की पेड़ी तक छापेमारी की गई। इस दौरान विभाग की टीम द्वारा मिठाई और खाने पीने की दुकानों के साथ साथ रेस्टोरेंट पर खाने के सामान की जांच कर सैंपलिंग की गई और अनियमितता पाए जाने पर कई दुकानदारों के चालान भी काटे गए हैं। इस मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि आज हम अपनी पूरी टीम के साथ अभियान चला रहे हैं जिसमें नगर निगम की टीम भी उनके साथ है। मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट, ढाबे और डेयरियों की जांच की जा रही है। दृष्टिगत रखते हुए हमारा खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आज हम संयुक्त टीम के साथ अभियान चला रहे हैं इंस्पेक्शन का, जिसमें नगर पालिका की टीम भी हमारे साथ है। तो हम लोग आज विशेषकर देख रहे हैं जो भी हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है और ढाबे हैं और डेयरियाँ हैं, उस पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिस पर कोई मिलावट की आशंका हो। अगर कोई मिलावट की आशंका होती तो उसके हिसाब से हम उस पर सैंपल करेंगे और सैनिटेशन हाइजीनिक कंडीशन में हमारी टीम काम करे। जिसका लाइसेंस नहीं है उसको विदाउट लाइसेंस चालान की कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही हमारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील जिसमें चेकिंग मौके पर हम चेक करते हैं, प्राथमिक जांच जिसे कहते हैं, उसके लिए हमारी FSW पहुंच रही है। उस पर भी हम उस पर जो हम आज कार्रवाई कर रहे हैं, जो हम सैंपल जहाँ में संदेह होगा उसको हम उस पर मौके पर ही जाँच। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लगातार यहाँ पर छापेमारी करी गई। छापेमारी बस स्टैंड से हर की पैड़ी तक यहाँ पर तमाम दुकानों में की गई, जहाँ पर मिठाइयों की दुकानों में, साथ ही रेस्टोरेंट, ढाबों सहित रेहड़ी पटरी पर भी छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जहां सैंपलिंग की गई वहीं अनियमितता पाए जाने के बाद कई दुकानों पर यहाँ पर चालान भी किया गया। खाद्य पूर्ति विभाग ने विशेष तौर पर बस स्टैंड की भी यहाँ पर छापेमारी करी, जिसमें कई बसों का भी उन्होंने यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि कहीं जो दूसरे प्रदेश हैं या दूसरे जिले हैं वहां से कोई ऐसी वस्तु जो खाद्य पूर्ति विभाग की या खाद्य विभाग के द्वारा देखी जा सकती हो जो इन बसों में आती है। जिस तरह से मावा की जो सप्लाई भी यहाँ पर देखने को मिली थी पिछले दिनों, उसकी भी यहाँ पर चेकिंग की गई और विभाग के द्वारा ये भी कहा गया कि ये जो विभाग की जो छापेमारी है वो लगातार यहाँ होली तक लगातार ये जारी रहेगी, ताकि जो त्योहारी सीजन है उसको सुरक्षित यहाँ पर बनाया जा सके। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। विधानसभा सत्र के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों के लिए कहे गए शब्द पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि उत्तराखंड क्रांति दल मुखर होकर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग लगातार सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं। वहीं आज मंडल मुख्यालय पौड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत के नेतृत्व में उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर गंभीरता से अपनी बात रखी। क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की सबसे उच्च सदन में जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ियों को अशब्द कहे गए और इस दौरान केवल एक विधायक द्वारा इसका विरोध किया गया और अन्य विधायक चुप्पी साधे रहे, जो बड़ा ही निराशाजनक है। पहाड़ियों के लिए कहे गए अपशब्द को लेकर अब हंगामा लगातार देखा जा रहा है। देखिए, प्रेमचंद्र अग्रवाल को अगर मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया जाता है तो युवा प्रकोष्ठ, केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ, उत्तराखंड क्रांति दल युवा इसकी जिम्मेदारी लेता है कि आक्रोश फिर हम अपने हिसाब से तय करेंगे। और हमारा इतिहास आप सभी लोगों को पता है,
कम से कम इस बयान पर हम चुप नहीं रहेंगे। हमने बलिदानों के बाद ये प्रदेश बनाया है और बलिदान देने से हम कतराते नहीं। तो ये चेतावनी है पूरी सत्ताधारियों को, उन मित्र विपक्षों को जो पहाड़ के उत्पीड़न पर, पहाड़ के ऊपर जब ये असभ्य वाणी की गई उसके ऊपर चुप रहे। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग को लेकर हमें, और 10 तारीख को हम समस्त जनता को कह रहे हैं कि आप अपने विधायकों से पूछिए कि आप क्यों मौन रहे। ये बहुत बड़ा प्रश्न। जहां एक और कांग्रेस चुनाव हारने के बाद बीजेपी के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाती है, तो वहीं जब प्रदेश में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो वह अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट जाती है। वहीं उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का एक नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब करण माहरा ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है और यह फिजिकल है, लोगों के पास बीएलओ को जाना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहा है और नाम शिफ्ट हो रहा है, अब लोग उसको समझ पा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे, इसमें हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। ईवीएम में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूव करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से बीएलओ को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है, ये सब कुछ। और फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूव करेंगे। चमोली के गोविंद घाट में बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि चमोली के गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जाने वाला मुख्य पुल पत्थर गिरने से टूट गया, जिससे अब पुलना, घाघरिया, भीमडार, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी की आवाजाही पूरे तरीके से बंद हो गई है। इसके साथ ही दर्जनों वाहन अलकनंदा नदी के उस पार फंस गए हैं। वहां फंसे लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि गोविंद घाट में हुई घटना के बाद एसडीआरएफ, तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग के साथ ही सभी विभागों की टीम मौके पर पहुंच गई है। प्रशासन की प्राथमिकता पुलना गांव में निवासरत लोगों को आवश्यक वस्तुओं और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना है। मॉर्निंग में खबर आई है कि लैंडस्लाइड से हेमकुंड को जोड़े जाने वाला पुल गोविंद घाट के पास क्षतिग्रस्त हो गया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित था और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है। मौके पर प्रशासन, स्वास्थ्य, पुलिस, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है और अभी प्राथमिकता पुलना गांव को लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने की है और यात्रा शुरू होने में अभी समय है। और जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उनके अधीक्षण अभियंता मौके की स्टडी करने के लिए निकल चुके हैं और शाम तक वो एक अपना सॉल्यूशन प्लान बताएंगे हम लोगों को, जिसको हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड किया जाएगा। और आशा है कि ये यात्रा से पूर्व जो है हमारा पुल भी बन जाएगा और यात्रा सुचारू रूप से संपन्न। उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने प्रदेश में कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मोहर लगा दी है। अब कर्मचारी इस फैसले के सामने आते ही इसका विरोध करने लगे। कर्मचारी संगठन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। पूर्व में केंद्रीय कैबिनेट के पास होने के बाद इसका लाभ केवल केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसे विकल्प के तौर पर लिया जा सकेगा। हालांकि कर्मचारी यही चाहते हैं कि सरकार उनके लिए केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू करे। ये जो है यूपीएस की बात जो आप बात कर रहे हैं, इसमें जो 12 महीने का जो बेसिक की सैलरी है उसका एक औसत निकलेगा, उसकी आधा दिया जाएगा और ये 25 साल की सेवा होने के बाद ही इसका जो लाभ पूरा लाभ मिल पाएगा पेंशन का। तो ये सब इसमें कई चीज़ें हैं, कई कमियां हैं, अभी मैं इसको विस्तृत नहीं कह सकता।
तो कर्मचारियों का हमारे सचिवालय संघ का ही मानना है कि जो OPS है उसी को ही लागू किया जाए, वो बेहतर है कर्मचारियों के हितों के लिए। क्योंकि जीवन में जो इंसान जो इतनी लंबी सेवा करता है तो रिटायरमेंट के टाइम जो ये पेंशन OPS जो देती है वो एक उसका आधार होता है अपने गृहस्थी को चलाने का, अपने बच्चों के को स्थापित करने के लिए एक धनराशि चाहिए होती है, एक मुश्त। तो इसलिए इस पेंशन OPS का ही लाभ दिया जाए कर्मचारियों को। खबर देहरादून से है, जहां दून वैली उद्योग व्यापार मंडल की ओर से आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से अधिक यूनिट रक्तदान किया गया। आपको बता दें कि आज दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसन का जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में आज एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं इस मौके पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसून ने कहा कि जन्मदिन तो एक बहाना है, जन्मदिन के बहाने जनसेवा किस तरीके से कर सकते हैं, उद्देश्य सिर्फ यही है। वहीं पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा ने पंकज मैसन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सुनहरा अवसर है और इस मौके पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। ये बड़े ही गर्व की बात है, क्योंकि एक यूनिट रक्तदान से किसी की जान बचाई जा सकती है। बहुत बहुत बधाई पंकज को। और रक्तदान महादान है, ईश्वर सबका करो कल्याण। और ये बहुत अद्भुत है अपने आप में कि जब आदमी किसी के जीवन बचाने के लिए अपना रक्त का दान करता है तो इससे बड़ा दान नहीं हो सकता, ये महादान है। और जब किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो उस समय आदमी किसी का मजहब नहीं पूछता कि किस मजहब का खून मुझे चढ़ाया जा रहा है। उस समय सिर्फ ये ज़रूरत होती है कि मेरे मरीज की जीवन बच जाए किसी तरीके से। और ईश्वर ने बनाया तो बड़ा खूबसूरत बनाया, कोई मजहब हो सबके खून का रंग जो है लाल मिलेगा आपको। ये देखिए आप, कुदरत का करिश्मा है ये। और सब एक तरह से रहें, मिल के रहें, एक दूसरे के काम आ सकें, यही बड़ी बात है। शुभकामनाएं। कि पंकज जी को सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पंकज जी ने अपना जन्मदिवस यहाँ पर रक्त जो है किसी के जीवन के काम आ सके, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रक्त का शिविर रखा है, रक्तदान शिविर। इसके लिए भी मैं पंकज जी को बधाई देता हूँ। और जब भी पंकज जी का जन्मदिन होता है वो रक्तदान के माध्यम से सेवा करने का जो उनका जज्बा है, निश्चित रूप से समाज में कुछ करने के लिए, अपने लिए तो सब करते हैं लेकिन समाज के लिए अगर आदमी करता है तो निश्चित रूप से जो है समाज उसकी सराहना करता है। कि बर्थडे तो बहाना है खाली, और समाज सेवा करने का जो तरीका है उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि समाज को हम जो रक्तदान आज यहाँ पर शिविर लगाया गया है, उस रक्तदान के माध्यम से हम समाज की हम किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। साथ ही हमने आज अपोलो क्लिनिक वालों की तरफ से कोलेस्ट्रॉल वगैरह का फ्री चेकअप, ये सब चीज़ें हैं, और चर्बी का चेकअप वो भी है सब। तो हम तो खाली है कि समाज सेवा किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों के लिए सेवा का माध्यम है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है। बाकी तो सब जन्मदिन तो एक बहाना है बस, और कुछ। अभी तक कितने यूनिट? लगभग मैं समझता हूँ कि 60 यूनिट इस समय तक हो चुके हैं। और शाम तक मैं समझता हूँ आज हमारा जो टारगेट है वो 150 से 200 यूनिट के आसपास का टारगेट हमने लगाया कि जो हम इतनी यूनिट। खबर देहरादून से है, जहां नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती पूरी करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पा ली है। वहीं 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल कॉलेजों में चूँकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुंचेगा वहां तो बहुत अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और मैं इन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज यहां पे एक स्वागत कार्यक्रम रखा था और सब लोग बहुत खुश हैं कि पहली बार जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 3000 लोगों को हमने रोज़गार दिया है, नर्सिंग अधिकारियों को, और वर्षवार दिया है। इसके कारण हमारे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था अब काफ़ी।
खबर रामनगर से है, जहां चांदनी जोन खोलने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि कार्यक्रम में वन विभाग के वन अधिकारी वनीश जोशी ने जोन खुलने से रोजगार और पर्यटन के बढ़ावे को लेकर चर्चा शुरू हुई। बता दें कि जोन खुलने से किस प्रकार रोजगार और सरकार को राजस्व वृद्धि होगी, इस पर चर्चा की गई। वहीं जोन खुलने से किस तरह का नुकसान होगा, इस बात पर चर्चा ना होने पर ग्रामीणों ने चर्चा के दौरान विरोध दर्ज करके वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करके मीटिंग में हंगामा किया। इस चर्चा में विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने का आरोप भी वन विभाग पर लगाया है। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी गन हिल रोपवे रख रखाव के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इसे होली तक फिर से चालू किए जाने की संभावना है। बता दें कि मसूरी माल रोड स्थित मसूरी गन हिल रोपवे को मरम्मत कार्य के लिए होली तक बंद कर दिया गया है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों और व्यापारियों में मायूसी है। बता दें कि IIT रुड़की से सेफ रनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही रोपवे का संचालन शुरू किया जाएगा। बता दें कि ये प्रक्रिया रोपवे के अच्छे संचालन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में भी बिजली उपभोक्ताओं के लिए इसको लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं नैनीताल जिले में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विद्युत विभाग की सहायता से स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी के द्वारा स्मार्ट मीटर लोगों के घरों में लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर हो रहे विरोध के बाद विद्युत विभाग के द्वारा इसको लेकर हो रहे भ्रामक प्रचार के बाद नैनीताल जिले के विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा ने स्मार्ट मीटर को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सुरक्षित है और उपभोक्ताओं को बिजली खपत की सटीक जानकारी देने में मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि इन मीटरों से बिलिंग की प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। इससे मीटर रीडिंग में किसी तरह की गलती नहीं होगी और उपभोक्ताओं को वास्तविक खपत के अनुसार ही बिल मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।